गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है फूड रिसोर्सेज वो शुरू किया था। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फूड रिसोर्सेज और हमने फूड के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम शुरू करेंगे इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अगर जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये मेनली किसके लिए होता है, इसमें करते क्या है, इट इज फॉर हाई प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। इसमें ना ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में हुआ। ग्रेन्स में मेनली आपके पास आ जाएगा वीट, गेहूं। वीट क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ही लार्जर अमाउंट में हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ। और ये जो प्रोडक्शन है ये कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो है हमारे कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग। फादर कौन है इसके? नॉर्मन बोरलॉग, ये है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई गेहूं की। और ये जो गेहूं का प्रोडक्शन है, गेहूं का जो ये प्रोडक्शन हुआ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ये हुआ था पंजाब के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, इंडिया के। तो पंजाब में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंसी, मतलब 1947 के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ी। तो उस फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करना शुरू किया और फर्टिलाइजर यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वीट का वो बहुत ज़्यादा हुआ। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, जिसे हम लोग हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स रहे। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे या इसकी लिमिटेशंस क्या रही, तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशन लिखने से पहले आप सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट लिखिए, और लिखिए इसमें, इन ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज हाई प्रोडक्शन ऑफ देयर इज हाई प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, स्पेशली वीट, स्पेशली वीट। अब इसकी लिमिटेशन समझते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या लिमिटेशन थी। तो पहली लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि इसमें सिंथेटिक केमिकल का यूज किया गया। सिंथेटिक केमिकल्स यूज हुए, इसमें पेस्टिसाइड यूज हुए, इसमें फर्टिलाइजर यूज हुए, ये सारी चीजें यूज हुई। इन सब के यूज होने से, सिंथेटिक केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जब यूज हुए तो इनसे ना सॉइल पे इफेक्ट पड़ा। प्रोडक्टिविटी तो एक बार ज्यादा हो गई, लेकिन फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी लॉस हो गई। जो सेकंड इसके ऊपर जो इसका लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक है, तो ये रहा कि इसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया, फर्टिलिटी लॉस हो गई, और जो मिनरल कंटेंट है सॉइल में, मिनरल्स कंटेंट, वो भी क्या हो गया, सॉइल का लॉस हो गया, या बोलेंगे रिड्यूस हो गया। तो सॉइल में मिनरल कंटेंट रिड्यूस हो गए। इसके बाद जो तीसरा इसका लिमिटेशन था वो ये रहा कि इसमें जो हाइब्रिड क्रॉप है, जो इससे हाइब्रिड क्रॉप आई वो स्टेबल नहीं रही, उनके अंदर पेस्ट वगैरह के एक्शन इन्फेक्ट होने लगे, उनमें स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई। इसके अलावा जो वाटर इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे तो वाटर भी ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वाटर लगने की वजह से, ज़्यादा वाटर लगने की वजह से क्या हुआ, जो वाटर है वो लॉस हो गया, यानी कि
जो हमारे वाटर स्टोरिंग एरियाज थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, कम होने लगे। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन थी। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, चारों पॉइंट हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इन ग्रीन रेवोल्यूशन, in green revolution there is use of synthetic chemical, pesticide, fertilizers, which causes loss of fertility of soil, which causes loss of fertility of soil. Next one लिखिए, in green revolution there is reduction in mineral content of soil, there is reduction in mineral content of soil. और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द हाइब्रिड क्रॉप, द हाइब्रिड क्रॉप वेराइटी, the hybrid crop variety could not become resistant, could not become resistant against pest. मतलब हाइब्रिड वैरायटी ना पेस्ट वगैरह जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट के एक्शन से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, there is excessive use of water which causes, there is excessive use of water which causes drying up of, which causes drying up of water resources, जिससे वाटर रिसोर्सेज सूख गए, ड्राई हो गए वो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इसमें बैलेंस बनाना होगा कि भाई हम इस तरह से क्रॉप को मैनेज करें कि क्रॉप में बैलेंस बन जाए, मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाए और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बचा रहे। तो इसको समझने से पहले हम कुछ और रिवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। जैसे एक तो ये हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके अलावा कुछ और रेवोल्यूशन आए, उनको हमें सिर्फ नाम नाम पढ़ लेना है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक आता है वाइट रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, सेकंड आता है एक वाइट रेवोल्यूशन। आपको ये समझना है कि वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है। ये होता है फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ, वाइट क्या होता है, मिल्क, दूध सफेद होता है, तो लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के लार्ज प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन चला उसे बोला गया वाइट रेवोल्यूशन। फिर एक आता है थर्ड, हम यहाँ देख लेते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, समुद्र नीला होता है तो इसमें क्या है, फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ, ब्लू रेवोल्यूशन में फिशेस, मछलियों का लार्ज प्रोडक्शन किया गया। और फोर्थ हमारे पास आता है, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, वाइट हो गया, फोर्थ आपके पास आता है येलो रेवोल्यूशन। ये तो आप सबको पता ही होगा, येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। जो येलो रेवोल्यूशन है ये होता है फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ऑयल लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इसमें ऑयल लिखेंगे, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, क्योंकि जो मस्टर्ड होती है वो पीली होती है सरसों, और ऑयल उससे हम ऑब्टेन करते हैं, तो इसमें ऑयल को हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। और एक जो हमारे पास आता है अब, वो है सिल्वर रेवोल्यूशन। और सिल्वर कलर का क्या होता है, इसमें होता है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल का अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था, बिहार में सबसे ज़्यादा हम चावल को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे और भी कुछ तरह के रेवोल्यूशन जो हमने कवर कर लिए। इसको कवर करने के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक नोट करके आप पॉइंट लिखेंगे कि हमें
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी मेंटेन करना है। तो आप लिखेंगे देयर इज increase in the production, there is increase in the production without damaging or disturbing the environment and nature's balance। मतलब हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है और हमें एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं करना, और हमें नेचर में जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना है। Therefore there is need of practicing farming using principle of ecology। मतलब इसका ये है पॉइंट का कि हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, हमें नेचर को भी बैलेंस करके चलना है, तो उसके लिए हम क्या करें, इकोलॉजी का यूज़ करें। मतलब अपने फार्मिंग के अंदर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अप्लाई कराएं। तो जब हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अप्लाई कराएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्सेस वाटर का यूज़ नहीं होगा। तो वो जो सारी लिमिटेशंस आ रही थी उन सबको हम ओवरकम कर सकते हैं इन तरीके से। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक एग्रीकल्चर आता है जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब के लिए हम कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें या इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें हम, और क्या करें, एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं ना, उस एग्रीकल्चर में हम नेचर को मैनेज करके चलेंगे एनवायरनमेंट के साथ। इस तरह के एग्रीकल्चर को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें लिखिए द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग and production of maximum agriculture yield through the management of natural resources without disturbing the environment, it is called सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 लिखिए, पहला ऑब्जेक्टिव इसका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें क्या करना है, ह्यूमन के फूड को और उसकी नीड को दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो फूड एंड नीड, तो इसमें लिखिए सेटिस्फाई द फूड एंड नीड ऑफ ह्यूमन। दूसरा लिखिए इसमें, सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड ऑन फार्म रिसोर्सेस नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स। मतलब इसमें सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर जो हमें ये करना है
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्स जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जो लिमिटेड है हमारे पास, उनका हम तरीके से यूज़ करें, उनका हम क्या करें, एफिशिएंट यूज़ करें। एफिशिएंट का मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें, एक्सेस यूज़ ना करें, वेस्ट ना करें। इसके अलावा जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल हैं उनको हम मेंटेन करके रखें, जैसे वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, इन सबको हम खराब ना होने दें, इनको मेंटेन करके रखें। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। जो हमारा थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि फार्मिंग मेथोडोलॉजी, लिखिए, फार्मिंग मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स शुड बी इकोनॉमिकल फॉर द फार्मर। फार्मिंग methodology and equipments should be economical for the farmers। मतलब जो फार्मिंग मेथड्स हैं, जो अलग अलग तरह के मेथड्स हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप किए हैं, उन्हें अप्लाई करना है और वो सब फार्मर्स के लिए अवेलेबल हों, और ये सारे जो इक्विपमेंट्स बने हैं ये सब फार्मर्स यूज़ करें, और वो उनके लिए इकोनॉमिकल होने चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब कि एक फार्मर उसको परचेज कर सके या गवर्नमेंट उसको अवेलेबल करवाए। और फोर्थ थिंग जो है वो ये है, जो चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फार्मर एंड सोसाइटी एज whole। enhance the quality of life of for farmer, enhance the quality of life for farmer एंड सोसाइटी एज वेल। मतलब जो फार्मर है उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके हैबिटेट के लिए जहाँ वो रहता है। इसके अलावा उसको हर एक चीज़ प्रॉपरली सप्लाई होनी चाहिए, ताकि जब फार्मर को हम सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे तो क्या होगा, ये सोसाइटी पर इफेक्ट करेगा और हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं इससे। तो ये सारी बातें हमने समझी, ग्रीन रेवोल्यूशन समझ लिया, हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समझ लिया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सभी के पास ना मॉड्यूल अवेलेबल होगा, तो आप लोगों को अब एक काम करना है, हम हेडिंग देते हैं क्रॉप्स। सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में समझते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप, क्रॉप का मतलब है जब भी हम प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। मतलब एक ही तरह की क्रॉप को, एक ही तरह के प्लांट्स को जब हमें पर्टिकुलर एरिया में लार्ज अमाउंट में ग्रो कर लें तो उस प्लांट को हम बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप क्या है, लिखिए, प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, plants of same type which are grown and cultivated at an area on large scale, at an area on large scale is called crop। जैसे आपने बैंगन लिया, अब आपने एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे उस एरिया में बैंगन ही बैंगन उगा दिया, तो पूरे एरिया में बैंगन बैंगन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, बैंगन एक प्लांट है। और जब उस प्लांट को आपने पूरे एक एरिया में उगा दिया तो वो क्रॉप कहला जाता है। इसी तरह से हम गेहूं को उगाते हैं, गेहूं भी क्या है, प्लांट है। जब गेहूं को हम एक ही तरह के प्लांट को, मतलब उसी गेहूं को हमने पूरे एक एरिया में ग्रो कर दिया तो वो क्रॉप कहलाता है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन कौन से तरह की क्रॉप हमारे पास हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है। तो एक तो सीरियल्स हो सकते हैं, सबसे पहला नंबर 1 है, क्या लिख देते हैं, सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आते हैं, सीरियल्स की अगर हम बात करेंगे तो सीरियल्स में, सीरियल्स के अंदर जो हमारे पास क्रॉप आती हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो पहला लिखेंगे सीरियल्स और इसमें लिखेंगे दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं, एंड प्रोवाइड एनर्जी, दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो सीरियल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएगा आपके पास में राइस, राइस हो गया, वीट हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा मेज़ हो गया, इसके अलावा सरगम हो गया,
सोरगम हो गया, और एक क्या हो गया आपका, मिलेट्स हो गए आपके, इसके अलावा आपके बार्ले हो गए। ये सारे किस में आते हैं? सीरियल्स में आते हैं। सीरियल्स के बाद आता है पल्सेस। सेकंड है, यहाँ लिख देते हैं, सेकंड है पल्सेस। पल्सेस में आती हैं दालें। तो ये दालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो लिखिए दे आर रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए लिख दो आप, ग्राम मतलब चना, चना हो गया। इसके अलावा मूंग हो गई, ठीक है, मूंग दाल खाइए, मूंग हो गई। मूंग को क्या बोलते हैं हम? मूंग जो है उसको हम लोग कहते हैं, मूंग ही बोलेंगे। ए हो गया मसूर, मसूर को बोलेंगे लेंटिल, मसूर हो गई, मसूर की दाल जो है जिसे हम लोग लेंटिल कहेंगे। और इसके अलावा कौन सी हो गई? काली उड़द हो गई। ये सब एग्जाम्पल आप लोग मॉड्यूल से कॉपी करेंगे। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास क्रॉप आती है आफ्टर पल्सेस, थर्ड वन, पल्सेस के बाद हमारे पास आता है ऑयल, ऑयल सीड। इनसे हमें क्या मिलता है? इनमें ऑयल में क्या होता है? फैट होता है। तो लिखिए दे आर रिच इन फैट, इसमें फैट होता है लार्ज अमाउंट के अंदर, दे आर रिच इन फैट। और किस किस का तेल हम निकाल सकते हैं? एग्जाम्पल लिखिए, पहला लिखो ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या होता है? ये है मूंगफली, ग्राउंड नट हो गया। इसके अलावा मस्टर्ड, सरसों का तेल बहुत निकालते हैं, मस्टर्ड सीड, ठीक है, सरसों के बीज में तेल निकलता है, ये हो गया। इसके अलावा एक और आता है लिन सीड, अरंड का तेल जिससे निकलता है। इसके बाद एक हो गया आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर से भी हम तेल निकाल सकते हैं, सनफ्लावर। और कौन सा हो गया? सनफ्लावर के बाद एक आपके पास आ जाएगा सोयाबीन, जो ये तेल आते हैं ना सफोला वगैरह, ये सब सोयाबीन के तेल हैं। तो ये कुछ ऑयल हैं जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑयल के बाद हमारे पास जो अगली क्रॉप आती है, चौथी क्रॉप, वो है वेजिटेबल्स क्रॉप, वेजिटेबल्स क्रॉप। वेजिटेबल्स क्रॉप का मतलब है कि जो आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, तो क्या होते हैं ये वेजिटेबल्स? वेजिटेबल में क्या होता है? मेनली विटामिन होता है, मिनरल होता है, ये सब चीजें हमें इनसे मिलती हैं। तो लिखिए दीज आर रिच सोर्स ऑफ, these are rich source of minerals and vitamins, these are rich source of minerals and vitamins, ठीक है। और वेजिटेबल में क्या लिखोगे आप? मिनरल विटामिन तो होगा ही, प्लस इसके अलावा मिनरल एंड विटामिन। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए दे ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दे ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और इसके एग्जाम्पल सब्जियों के लिख लीजिए, कुकुम्बर, एग्जाम्पल लिख लो कुकुम्बर। एग्जाम्पल में कुकुम्बर, कुकुम्बर में क्या आ जाएगा? ये घिया, लौकी, तुरई, ये सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक क्या हो गया आपका? कुकुम्बर हो गया। और क्या हो गया? पोटैटो हो गया, आलू, पोटैटो भी तो वेजिटेबल में आएगा। और क्या हो जाएगा आपका? ब्रिंजल हो गया, बैंगन, ये भी आप लोग खाएंगे। और बस इस तरह से हो जाएंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वेजिटेबल के बाद, वो आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है? मसाले। तो जो मसाले हैं ये क्या होते हैं? इनकी अगर बात करें तो ये यूज किए जाते हैं खाने में पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो लिख लीजिए दीज आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग द, these are used for enhancing the palatability, ये खाने में पैलेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ये पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे फूड के अंदर, ठीक है। तो पैलेटेबिलिटी लिखते हैं, इसको बढ़ा देंगे ये। और मसालों में क्या एग्जांपल आएगा आपके पास? लिखो चिली, मिर्ची, कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है? धनिया। एक लिख लो फेनल, फेनल क्या होती है? सौंफ, ठीक है। ये सब हो गए आपके। एक्स्ट्रा ये को लिख लो टर्मरिक, हल्दी।
इनका ना खानों का ये जो हमने लिखे हैं, चिली हो गया, फेनल हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, स्पाइसेस जितने भी हो गए, इनके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करनी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है स्पाइसेस के बाद एक लिखिए फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप क्या होता है? चारा जो होता है गाय वगैरह का। लिखिए नेक्स्ट है 6 नंबर, फॉडर क्रॉप। इसके बारे में लिखो, दीज प्रोवाइड ग्रीन फॉडर, these provide green fodder to the cattles, these provide green fodder to the cattles। ये केटल्स को ना ग्रीन फॉडर प्रोवाइड कराता है। ग्रीन फॉडर का मतलब है ये चारा वगैरह, खाना वगैरह प्रोवाइड कराएगा उनको। जैसे जो घास वगैरह, जो चारा वगैरह ये गाय भैंस चरती हैं, ये सब इनसे मिलता है। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या आ जाएगा इसमें, तो लिख लीजिए पहला एग्जाम्पल बरसीन, जो फॉडर है, एक है आपके पास में बरसीन, हो गए, ओट्स हो गया, इसके बाद क्या हो गया, बरसीम हो गया, ओट्स हो गया, मेज हो गया, और एक ग्रास जो आपको याद रखनी है वो याद रखना, सुदान ग्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदान ग्रास। इसके अलावा आपका हो गया अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉडर क्रॉप। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप हमें समझ में आ गया। अब हम क्रॉप को कब कब ग्रो कर सकते हैं, ग्रोइंग सीजन के बिहाफ पे हमने उसे दो कैटेगरी में बांटा है। आपने एसएस में भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। एक होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो जो खरीफ की क्रॉप हैं ये कब उगाई जाती हैं, ये सो की जाएगी। इसके बीज को हम कब डालते हैं, सोन करना मतलब बीज को बोना। इसके बीज को हम बोते हैं जून और जुलाई में, और ये कब तक तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट कब करते हैं, काटते हैं इसको सितंबर अक्टूबर में। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें आता है पैडी आता है, मेज आता है, इसके अलावा मिलेट्स इसके अंदर आते हैं। और जो रबी की क्रॉप्स हैं इनको हम अक्टूबर नवंबर में सोन करते हैं और काटते कब हैं, इनको मार्च अप्रैल में काटते हैं। इसमें आता है आपका वीट, जो ये मनाई जाती है, क्या कहते हैं इसको, बैसाखी वगैरह जब मनाते हैं, तो ये सब कब होता है, ये वीट वगैरह हो गया, ये सब इसी के लिए रबी की क्रॉप को कट करते हैं इस टाइम पे। वीट हो गया, ओट हो गया, इसके अलावा मटर हो गई, बारले हो गया, ये सब रबी की क्रॉप में आएगा। तो एक आप हेडिंग दीजिए, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स on the basis of growing season, classification of crop classification of crop। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, और ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, इसका बेसिस है इसका ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के ब्याज पे दो कैटेगरी बांटा, एक है रबी और दूसरा है खरीफ। तो आपको अपने मॉड्यूल उठाने हैं, और मॉड्यूल में एक डिफरेंस दे रखा है रबी और खरीफ में, और वो डिफरेंस आप लोग बना लेंगे। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, कोई डाउट हो तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।